नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है आत्मसम्मान का तमाचा। अरे, तुमने अपने बूढ़े बाप को बुलाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। अब ये तो आ गया, लेकिन इसकी सेवा मेरे बस की नहीं है, समझे तुम। कामिनी ने अपने पति आलोक से कहा। तो वो बोला, अरे, चाहता तो मैं भी नहीं था। मैंने तो यूं ही कह दिया था कि अब माँ नहीं है तो शहर आ जाइए, इधर खाने पीने की दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन ये सच में मुंह उठाकर चले आएंगे, ये मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे लगा इनको गांव पसंद है तो शहर में कहाँ रहने आएंगे। कामिनी ने कहा, देखो जी, जो भी हो इनको जल्दी से चलता करो, वरना मैं कहीं चली जाऊंगी। तो आलोक ने कहा, इसे अनिल के घर भेज देता हूँ, कुछ दिन वहाँ रह लेंगे और फिर अपने आप ही गांव चले जाएंगे। अपने बहू बेटों की ये बातें बिस्तर पर पड़े शांताराम जी को याद आ रही थी। किसी ने तभी उनसे आकर कहा, शांताराम जी, मैंने तुम्हारे घर खबर कर दी है, वो लोग आते ही होंगे। शांताराम जी ने कहा, मेरी बेटी प्रीति को भी खबर देते। तो उस व्यक्ति ने कहा, शांताराम, इसका नंबर तो मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारे बेटे को कहा है वो साथ लेकर आएंगे। शांताराम जी बिस्तर पर पड़े अपनी पत्नी कैलाशवती की तस्वीर की तरफ देखने लगी। अरे कैलाशवती, देख, ये है हमारी औलाद। तुझे पता है वह मुझसे मिलने नहीं आ रहे, बल्कि ये देखने आ रहे हैं कि बाप जिंदा है या मर गया। अच्छी संतान भी किस्मत से ही मिलती है। जाने तुम क्यों चली गई। मैं नहीं चाहता कि ये लोग मेरा अंतिम संस्कार भी करें। शाम तक सब लोग आ चुके थे। दोनों बहू और दोनों बेटे आकर उनके पास बैठे। उनके आते ही सारा गांव उन्हें देख रहा था। घर में लोगों का हुजूम इकट्ठा था। उनके आते ही सरपंच ने कहा, बेटे, इनकी हालत कब से ऐसी ही है, जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। इसी कारण मैंने तुम्हें फ़ोन कर दिया। लेकिन तुम्हारी बहन कहाँ है? कब से ये उसको बार बार पूछ रहे हैं। तो आलोक ने कहा, अरे सरपंच जी, आप तो जानते हैं कि ससुराल में से लड़कियां आसानी से नहीं आ पाती। उसके पति ने साफ मना कर दिया कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सरपंच जी आगे कुछ न कर सके। अब घर में भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। कामिनी ने आलोक से मौका मिलते ही कहा, देखा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बहन को सासू माँ के जेवर देना चाहते होंगे। अच्छा हुआ जो हम पहले आ गए, पता नहीं क्या क्या दे देते अगर वो साथ आ जाती। अच्छा हुआ कि मैंने ऐन वक्त पर उसे बताने को ही मना कर दिया। अब जो है वो हमारा है। अरे, लड़कियां थोड़े हिस्सा लेती है। यही सच था कि जानबूझकर प्रीति को नहीं लाया गया था, बल्कि उसे तो बताया भी नहीं गया था कि उसके पिताजी इतने बीमार हैं। बहुओं ने शांताराम जी के पैरों में बैठकर रोना शुरू कर दिया। बड़ी बहू रोते हुए उनके पैर दबाने लगी। भर भर आंसू टपकाए जा रही थी। आंचल को भिगोकर बार बार पलटा जा रहा था। छोटी ने जैसे ही देखा तो सोचा कहीं वो इस रोने की प्रतियोगिता में पीछे ना रह जाए। तो उसने और भी जोर से रोना शुरू कर दिया और अपने ससुर के हाथ दबाने लगी। दोनों बेटे भी पास बैठ गए। एक सिर दबाने लगा तो दूसरा हाथ लेकर बैठ गया। सरपंच जी ने कहा, शहर के होते हुए भी कितने सुलझे हुए बेटे हैं शांताराम के, कैसे सेवा कर रहे हैं। शांताराम जी बार बार बंद होती आंखों से बच्चों की तरफ देख रहे थे।
ऐसी सेवा तो उन्हें पहली बार ही मिल रही थी। दोनों बेटे बातें कर रहे थे कि अब जो होना है वो तो होना ही है, क्यों ना आगे की तैयारी कर ली जाए। ऐसा कहते हैं 13वीं में मीठे में लड्डू और खीर बनवा लेंगे। तो अशोक ने कहा, और हाँ, पिताजी को तो बर्फ़ी भी पसंद थी, वो भी बनवा लेंगे। सब के सब उनके जिंदा रहते 13वीं के खाने पर चर्चा कर रहे थे। शांताराम जी को सारी बातें सुनाई पड़ रही थी। वो सोचने लगे कि ये सब मेरे मरने के बाद किया जाएगा। अरे अभी ही मुझे जिंदा रहते कुछ खिला देते तो मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाती। रात का अंधेरा हो चला तो काफ़ी लोग उठकर घरों को चले गए। अब वहाँ केवल उनके बहू बेटे रह गए थे। शांताराम जी के सोने पर चारों उठकर पीछे वाले कमरे में गए और अलमारी खोल कर देखने लगे कि क्या क्या है, मगर ये क्या, वहाँ तो लॉकर में ताला लगा हुआ था। एक पुराना संदूक रखा था, लेकिन उस पर भी ताला लटका हुआ था। बड़ी बहू कामिनी ने कहा, अरे सब अपना ही है, ये परलोक चले जाएंगे तो ले लेंगे, इससे पहले कोई आ जाए, चलो बाहर ही बैठते हैं। छोटी बहू रेखा बोली, जी, ये मत समझ लेना कि सब तुम रख लोगी, ये ताला तो सबके सामने ही खुलेगा। कामिनी ने कहा, तुम्हारे मन में होगा खोट, लेकिन मेरे मन में जरा सा भी नहीं है। आई बड़े भाई आलोक और छोटे भाई अशोक ने कहा, दोनों चुप रहो, मिल जाएगा, चिंता मत करो, लेकिन ये देखो कि हम ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाएंगे। पिताजी की जो हालत है उसके हिसाब से तो इनको चले जाना चाहिए, लेकिन जाने की इस चीज़ में जान अटकी है। सारी रात चारों यही सोचते रहे कि ऐसे कब तक चलेगा। शांताराम जी तो गहरी नींद में सो रहे थे, उनसे खाया पिया भी नहीं जा रहा था। अगले दिन आलोक ने कहा, अशोक क्यों न मंदिर में जाकर पुजारी जी से पूछे कि जान क्यों अटकी है, अभी तक तो इनको चले जाना चाहिए था। अशोक ने भी कहा, हाँ भैया, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी तो जो भी चली जाएगी। इतने दिन हो गए छुट्टी लेकर यहाँ गांव में रहते हुए। दोनों भाई मंदिर में गए और पुजारी जी से बोले, पुजारी जी, पिताजी की जान इस तरह भला किस चीज़ में अटकी होगी, ना तो खाते हैं ना पीते हैं, फिर भी सांस चल रही है, कुछ उपाय बताइए। पुजारी जी ने कहा, तुम इनके लिए शांति के उपाय करो, इनके हाथ से दान करवाओ और गीता का पाठ करवाओ। पंडित जी ने उनके हाथ में दान की एक लिस्ट थमा दी, जिसे देखकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। घर आकर दोनों ने ये बात अपनी अपनी पत्नियों को बताई तो कामिनी ने आलोक से कहा, देखो जी, ये इतना खर्चा बता दिया है, अकेले हम थोड़े करेंगे, अरे बाप तो तुम्हारे भाई के भी हैं, सीधी बात कर लो उनसे कि खर्चा आधा आधा होगा। आलोक ने अशोक से कहा तो अशोक ने कहा, भैया मैं भी यही कहने वाला था कि खर्चा बांट लेते हैं। दोनों ने दान का सामान लेकर शांताराम जी का हाथ रखवाया और मंदिर में दान कर दिया, और बार बार शांताराम जी का चेहरा देखकर क्यास लगाने लगे कि सांस कब तक निकलेगी। जब कुछ होता नजर नहीं आया तो रेखा ने कहा, अरे गीता का पाठ भी तो करना था, वो भी कर लेते हैं। अशोक ने कहा, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ेंगे, वो भी बारी बारी से, एक ही व्यक्ति क्यों करे, जिम्मेदारी तो सबकी है। इस तरह दोनों भाई बारी बारी गीता का पाठ करने लगे। इसी तरह रात हो गई, लेकिन शांताराम जी की स्थिति जस की तस बनी रही। अगले दिन फिर वही बात कि जान आखिर किसमें अटकी है। एक बूढ़ी अम्मा आकर कहने लगी, अरे दान वान करने से कोई झटके में आत्मा थोड़ी निकलती है, टाइम लगता है,
वही सरपंच जी ने कहा, बेटा शांताराम को इस तरह देखकर अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा करो कि इसको इसकी पसंद की चीज़ें खिलाओ, जो इनको पसंद हो। तुमको तो पता ही होगा कि शांताराम को क्या पसंद है। क्या पता किसी खाने की चीज़ में जान अटकी हो। तो बहू बोली, बाबूजी को खीर बहुत पसंद है। तो दूसरी बोली, अरे इन्हें तो जलेबी भी बहुत पसंद है। आलोक ने कहा, जो आसानी और जल्दी से बन जाए वही बनाओ। अशोक ने कहा, तो फिर खीर बना दो, मेवे पीस कर डाल देना, क्योंकि चबाने में भी आसानी होगी। दोनों बहुएं रसोई घर में चली गई और दोनों भाई जाकर खीर का सामान लेकर आ गए। अब घर में खीर बन रही थी और शांताराम जी को खीर की खुशबू सोने नहीं दे रही थी। कितने महीनों बाद उन्हें ऐसी सुगंध आई थी। घर में कोई था ही नहीं तो कौन बनाता। इतने दिनों से तो गांव का ही कोई आदमी आकर घर से खाना दे कर जाता था, मगर मन का खाना ना मिला था। आखिर वो अपनी इच्छा कहते भी तो किससे, जब बेटों ने ही पराया कर दिया था। उन्होंने धीरे से आलोक से कहा, क्या खीर बन रही है? तो आलोक ने कहा, हाँ पिताजी, आपके लिए ही बन रही है। दोनों बेटों ने एक दूसरे का मुंह देखा और मन में सोचने लगे कि शायद अब इनकी आत्मा तृप्त होकर निकल जाए और हम भी फ्री होकर घर चले जाएं। 1 घंटे में खीर आ गई और आलोक उनके सामने खिलाने के लिए लेकर खड़ा हो गया। शांताराम जी का मन खीर खाने के लिए बेसब्र हो रहा था। आलोक ने उनके मुंह में 1 चम्मच खीर डाली तो उनकी आंखें तृप्ति से बंद हो गई। तो एक कुटिल मुस्कुराहट सबके चेहरे पर आ गई। लेकिन शांताराम जी ने अगले ही पल फिर से मुंह खोला तो सबकी मुस्कान गायब हो गई। आलोक ने फिर से मुंह में खीर डाली और हर बार ये आंखें बंद करने का क्रम चलता रहा। इसी तरह 2 कटोरी खीर खत्म हो गई। इसके बाद शांताराम जी के चेहरे पर एक सुकून देखा गया। उसके बाद उन्हें गहरी नींद आ गई। चारों उठकर दूसरे कमरे में चले गए। कामिनी ने कहा, भाई देखो, आज तो खीर बना दी, लेकिन रोज रोज नहीं हो पाएगा। आज 3 दिन हो चुके हैं, जाकर घर बार भी तो देखना है, यहीं तो पड़े नहीं रह सकते। 2 कटोरी खीर खा गए, मुझे तो नहीं लगता कि अभी ये जाने वाले हैं। सुनिए जी, कल हम जा रहे हैं। बस मैंने कह दिया। तभी रेखा बोली, जी फालतू बातें मत करिए, इनकी सेवा कौन करेगा, मेरे बस का तो नहीं है। और वैसे भी हमारा भी घर है, जिम्मेदारियां हैं, हमें भी काम पर जाना है। आलोक ने कहा, घर पर तो सेवा करने के लिए कोई रखना पड़ेगा, पैसा भी खर्चा होगा। कामिनी झट से बोली, रखने की जिम्मेदारी हमारी अकेले की नहीं है। आप क्यों करोगे, और इतनी सेवा शहर में नहीं हो पाएगी। इनको यहीं रहने दो। सब ने तय किया कि वो अगले दिन निकल जाएंगे। अगले दिन आलोक और अशोक ने सरपंच जी से कहा, कोई बात हो तो हमको फ़ोन कर दीजिएगा। अभी तो हमें मजबूरन जाना पड़ रहा है। क्या करें, प्राइवेट नौकरी है, कब निकाल दे पता नहीं चलेगा। सरपंच जी से कहकर वो लोग अपनी जिम्मेदारी से मुंह फिरा कर निकल गए। शांताराम जी ने उनके जाने के बाद धीरे से कहा, सरपंच जी, आप मेरी वसीयत बनवाने की तैयारी कर दीजिए। मैं जिंदा रहते ही कर सकता हूँ, वरना मेरे जाने के बाद तो ये लोग क्या करेंगे। सरपंच जी ने जल्दी से सारी तैयारी करवाई और वकील को भी बुला लिया। जैसा जैसा शांताराम जी ने कहा,
वैसा ही वकील साहब लिखते गए और कुछ घंटों में वसीयत तैयार कर ली गई। शांताराम जी ने सरपंच जी से कहा, एक बार मुझे पढ़कर सुना दो। सरपंच जी जैसे जैसे पढ़ रहे थे उन्हें हैरानी हो रही थी। उन्होंने बीच में रोक कर कहा, शांताराम, यह कैसी वसीयत है? अच्छे से सोच समझ कर तो किया है ना? शांताराम जी ने कहा, सरपंच जी, मैंने जो भी लिखवाया है बहुत सोच समझ कर लिखवाया है। इसकी ये कॉपी आप रखिए और एक मेरी अलमारी में रख दीजिए। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया गया। इधर आलोक अपनी पत्नी से कहता है, अब तक कोई खबर नहीं आई, देख कर आऊँ क्या? कामिनी कहती, अरे देख कर आने की क्या ज़रूरत है? अपने बाप को गले की हड्डी बनाने का शौक़ है क्या तुम्हें? अगर गांव वालों ने उन्हें जीत करके तुम्हारे साथ यहाँ भेज दिया तो याद रखना, मुझसे बुढ़े की सेवा नहीं हो पाएगी। आलोक ने कहा, अरे तुम भी बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। मेरा मतलब है कि कहीं अशोक पहले ना पहुँच जाए। कहीं पहले चला गया तो रेखा सब खोल कर निकाल लेगी। तो कामिनी ने कहा, अरे रेखा, इतनी हिम्मत करके तो दिखाए। तुम चिंता मत करो, बस अपनी बहन को इससे दूर रखना। कि तभी बहन का फ़ोन आ गया, भैया कैसे हैं आप लोग? आलोक ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ सब ठीक है ना घर में? तभी प्रीति ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि गांव हो आऊँ, बाबूजी से मिले इतने दिन हो गए। तो आलोक को कामिनी ने इशारा किया। आलोक ने हकलाते हुए कहा, अरे प्रीति, हम तो अभी गांव गए थे, लेकिन बाबूजी तो मिले ही नहीं। वो तो अपने दोस्तों के साथ तीर्थ करने गए हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। ये सुनकर प्रीति की आवाज़ में मायूसी झलकने लगी और उसने कहा, भैया मुझे बाबूजी की कितने दिनों से याद आ रही है। आप तो जानते हैं कि समीर मुझे कहीं जाने नहीं देते। अभी वो बाहर गए हुए हैं तो मैंने भी सोचा कि गांव भी हो आऊं, बाबूजी से मिलना भी हो जाएगा, अपने हाथ का खाना भी बना कर खिला दूंगी। तभी कामिनी ने आलोक के हाथ से फ़ोन ले लिया। अरे प्रीति, तो फिर इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? बाबूजी नहीं है तो हमारे घर आ जाओ, मिलकर एंजॉय करेंगे। और खाना तो तुम मुझे बना कर खिलाना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे भैया को खिला खिला कर थक गई हूँ। तुम इतने स्वादिष्ट पकवान बनाती हो, आ जाओगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। कामिनी बहुत सी हंसते हुए ये सब कह रही थी और उसने जिद करके प्रीति से हाँ करवा ही ली। प्रीति फ़ोन काट कर सोचने लगी, यह भाभी को क्या हो गया है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये इतनी अच्छी कब से हो गई? चलो, अगर बुला ही रही है तो मैं चली ही जाती हूँ। प्रीति गांव जाने की बजाय आलोक के घर चली गई और इस बार वो भाभी का व्यवहार देखकर दंग थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कामिनी का ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। उधर गांव में शांताराम जी वसीयत बनवाने के बाद सिर्फ भगवान को याद करते और कहते, ईश्वर क्यों नहीं मेरे प्राणों की आहुति जल्दी से ले लेते हो? अब और क्या दिखाना बाकी है? कैलाशवती जिंदा थी तो जीवन अच्छा लगता था। कैसे वो मुझे चूल्हे के पास से खाने के लिए आवाज़ देती थी, सारा दिन मेरी ही सेवा करती थी। सोचते सोचते शांताराम जी अपनी यादों में खो गए, जहाँ कभी उनकी पत्नी कैलाशवती जी हुआ करती थी। शांताराम जी दिन भर खेतों में मेहनत करते।
उनके पास कई ज़मीनें थी और सब पर खेती का काम होता था। शादी के बाद जब वो कुलदेवी के मंदिर गए थे तो उन्हें याद है कि कैलाशवती जी ने 2 राम लक्ष्मण जैसे बेटे की प्रार्थना की थी। शादी के 1 साल बाद जब बड़ा बेटा आलोक पैदा हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो कहती थी कि देवी ने सच में मुझे राम दे दिया। अब बस लक्ष्मण जैसा इसका भाई आ जाए और एक कन्या, फिर तो मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। जब बड़ा बेटा 2 साल का हुआ तब तक उनको एक बेटा और हो गया। उसका नाम अशोक रखा गया। शांताराम जी बेहद खुशी से पूरे गांव में खुशखबरी सुनाते घूमे थे। सबसे कहते थे, मेरे तो राम लक्ष्मण हो गए। खुशियाँ इस परिवार में बढ़ रही थी। और इसके बाद अब कैलाशवती जी को कन्या की इच्छा होने लगी थी। वो कहती कि इनकी एक बहन और हो जाए तो परिवार पूरा हो जाए। 2 साल बाद फिर से खुशखबरी आई और इस बार भी कुलदेवी ने इनकी इच्छा पूरी कर दी। उनको बेटी हुई तो शांताराम जी ने सारे गांव में यही कहा, मेरे यहाँ तो स्वयं देवी आ गई है। कैलाशवती के तो खुशी के मारे पैर ही जमीन पर नहीं थे। उनका भरा पूरा सुखी परिवार था। शांताराम जी अपने बच्चों को शहर के स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, सो उन्होंने 5वीं कक्षा के बाद एक रिश्तेदार के घर दोनों बेटों को भेज दिया। लड़की को भी भेजना चाहते थे, मगर कैलाशवती जी थोड़े पुराने विचारों की थी। उन्होंने कहा, अजी प्रीति तो यहीं पढ़ लेगी। गांव में इतना अच्छा सरकारी स्कूल है, सबकी लड़कियां वहीं पढ़ने जाती है और हीरा तो कोयले से भी निकल आता है। आप इसको कहीं मत भेजिए, ज़माना भी खराब है और मुझे शहर वालों पर तो कतई भरोसा नहीं। शांताराम जी को भी लगा कि बात तो सही है। उन्होंने प्रीति को गांव में अपने साथ ही रखा। प्रीति गांव में पली होने का बाद भी गांव की लगती ही नहीं थी। उसे अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक था। उसने कई बार कहा, अम्मा मुझे भी शहर के स्कूल जाना है, वहाँ अंग्रेजी सीखूंगी। यहाँ तो हमारे मास्टर जी ही ठीक से ना बोल पाते हैं। तो कैलाशवती कहती, बेटा वो नहीं बोलते, लेकिन तू तो बोल लेती है ना। यहीं रहकर कुछ बनकर दिखाओ तो कुछ बात है, शहर जाकर तो कोई भी कर लेगा। प्रीति के दिमाग में ये बात बैठ गई और उसने टीवी में इंग्लिश न्यूज़ चैनल देख देख कर काफ़ी हद तक वही लहजा और इंग्लिश सीख ली थी। शांताराम जी अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देख बहुत खुश होते, लेकिन उनका प्रीति के लिए एक सपना था जो धरा रह गया, क्योंकि कैलाशवती जी इसे गांव से बाहर भेजना ही नहीं चाहती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर घर में कोई बहस या झगड़ा नहीं किया। जीवन शांतिपूर्वक गुजर रहा था और लड़के बाहर पढ़ रहे थे। पढ़ी लिखी और इतनी गुणी प्रीति के लिए शहर के अच्छे रिश्ते आने लगे थे। शांताराम जी ने सोचा कि कोई और इच्छा भले ना पूरी कर सका, लेकिन इसे शहर में ज़रूर ब्याहूंगा, जिससे मेरी बेटी गांव से बाहर निकलकर जीवन में आगे कुछ कर सके। लड़का सबको पसंद था। उसकी नौकरी भी सरकारी थी और उसमें कोई बुरी आदत भी नहीं थी। परिवार अच्छा मिल रहा था तो प्रीति की शादी कर दी गई, मगर भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। प्रीति का पति चाहता ही नहीं था कि प्रीति कहीं जाए या कुछ करे। उसकी आगे पढ़ने की इच्छा पर तो उसने पूर्ण विराम लगाया ही, बल्कि प्रीति गांव जाने की भी परमिशन जल्दी से नहीं मिलती थी। जब भाइयों की शादी तय हुई तो इस बहाने से प्रीति काफ़ी दिनों के लिए गांव आई थी। माँ ने उसे
घर के काम में हाथ ना हिलाने दिया। प्रीति को खूब सारे गहने और साड़ियाँ नेग में मिले। एक एक करके ऐसे ही दोनों भाइयों की शादियाँ हो गई थी। मगर उसके बाद उसके पति ने उसे गांव जाने ही ना दिया। शांताराम जी के दोनों बेटे शहर में ही नौकरी करने लगे थे, तो पत्नियां भी साथ ही शहर चली गई और गांव में दोनों पति पत्नी अकेले ही गुजर बसर करने लगे। उन्होंने ना तो कभी माँ पापा को शहर बुलाया और ना ही माँ बाप को कभी ज़रूरत लगी। प्रीति को याद आती तो कैलाशवती जी कहती, बेटी के साथ रहकर मेरा तो दिल नहीं भरता, अब जाने प्रीति कब मिलने आएगी। तो शांताराम जी कहते, कैलाशो, बेटी का ससुराल में रहना ही अच्छा होता है। अगर तुम इसे बार बार बुलाओगी तो उसके घर में कलेश होगा। तुम तो अपने जवाई को जानती ही हो, तो बेकार की इच्छा ना पालकर भगवान से ये कहा करो कि अपनी बेटी सदा सुख से रहे। कैलाशवती जी इन्हीं बातों से सब्र कर लेती थी, मगर उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। थोड़े ही समय में उन्हें गंभीर बीमारी लग गई और वो परलोक को सिधार गई। प्रीति को बहुत दुख हुआ कि वो अंतिम समय में भी माँ के साथ ना रह सकी। शांताराम जी अकेले पड़ गए थे, मगर गांव के काम काज इतने थे कि उनमें समय बिताकर मन बहला लेते थे। कहते थे, जितने चलते फिरते रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। एक दिन उन्होंने आलोक को फ़ोन किया और कहने लगे, बेटा, कभी कभी तुम लोग आ जाया करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं अकेले कभी कभी परेशान हो जाता हूँ। आलोक ने कहा, बाबूजी, नौकरी के कारण हमारा आना तो मुश्किल हो जाता है। ऐसा कीजिए, आप आ जाइए और बहू के हाथ का खाना खाइए। थोड़े दिन सेवा करवा कर चले जाइए, इससे आपका मन बहल जाएगा। आलोक हर बार ही ऐसा कहता था और शांताराम जी बहाना बना देते थे, लेकिन इस बार शांताराम जी ने कहा, ठीक है, मैं कल ही आ जाता हूँ, अब रहा नहीं जा रहा है। आलोक भौचक्का रह गया था। उसने ये तो सोचा ही नहीं था और अपनी पत्नी कामिनी से बताते हुए भी डर रहा था कि बाबूजी आने वाले हैं। अगले दिन रविवार था और आलोक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तक उसकी हिम्मत कामिनी को ये बात बताने की नहीं हुई थी। वो तो बार बार घड़ी देख रहा था कि जाने कब दरवाजे की घंटी बज जाए। दोपहर के वक्त जब खाना खाकर थोड़ी देर के लिए दोनों लेट गए, तभी घंटी बज गई। कामिनी उठने लगी तो आलोक ने कहा, अरे अरे कामिनी, मैं जाता हूँ देखने, तुम थकी हो, आराम करो। कामिनी लेट गई। बाहर जाकर उसने दरवाज़ा खोलते ही सामने बाबूजी को देखा तो झुककर पैर छू लिया और बैठाकर पानी दे दिया। शांताराम जी ने कहा, मैं तो पता भूल भी गया था, जाने कैसे याद आ गया तो पहुंच गया, वरना जाने कहाँ भटक जाता। अंदर कामिनी को आवाज़ें आई तो वो बाहर आ गई और सामने ससुर को देखकर उसके अंदर ज्वालामुखी फटने को तैयार हो गया। उसने गुस्से से आलोक को देखा, लेकिन इसका गुस्सा देखकर आलोक ने नज़र घुमा ली। ससुर जी को चाय नाश्ता देकर उसने कहा, मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है कि आप आने वाले हैं, वरना अभी आपको खाना खिला देती। अभी सारा खाना ख़त्म हुआ है। शांताराम जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं बहू, इसी से पेट भर जाएगा, जाओ तुम आराम कर लो।
गुस्से में भरी कामिनी उठकर अंदर चली गई थी, लेकिन आलोक डर के मारे अंदर ही नहीं गया। 2 दिन तक घर में तानातानी का माहौल रहा। कामिनी ने अपने ससुर को ठीक से खाने के लिए भी ना पूछा और ना ही गुस्से में आलोक से बात की। वो दिन में घर से गायब रहती तो शाम को आकर कहती, मैं तो थक गई हूँ। आलोक जानबूझकर उसे कुछ न कहता और ऑफिस से आकर खाना बनाता। शांताराम जी दिन में खुद ही कुछ बनाते और सोचते कि ये बहू आखिर जाती कहाँ है। खाना भी बनाकर नहीं जाती, कुछ कहती ही नहीं है। आज आलोक से बात करूँगा। शाम को जब आलोक आया तो उसके बाद कामिनी भी घर आ गई। शांताराम जी ने सोचा अकेले में ही बात करेंगे, वरना बहू को बुरा लगेगा। शांताराम जी रात को खाने के बाद जैसे ही अशोक को आवाज़ देने उसके कमरे में गए तो बहू की आवाज़ कानों में पड़ी, अरे तुमने अपने बूढ़े बाप को बुलाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। अब ये तो आ गया, लेकिन इसकी सेवा मेरे बस की नहीं है, समझे तुम। कामिनी ने अपने पति आलोक से कहा तो वो बोला, अरे चाहता तो मैं भी नहीं था। मैंने तो यूं ही कह दिया था कि अब माँ नहीं है तो शहर आ जाइए, इधर खाने पीने की दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन यह मुंह उठाकर चले आएंगे, यह मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा इनको गांव पसंद है तो शहर में कहाँ रहने आएंगे। कामिनी ने कहा, देखो जी, जो भी हो इनको जल्दी से चलता करो, वरना मैं कहीं चली जाऊंगी। तो आलोक ने कहा, इससे अशोक के घर बेच देता हूँ, ये कुछ दिन वहाँ रह लेंगे और फिर अपने आप ही गांव चले जाएंगे। आलोक ने कहा, रुको अभी अशोक को फ़ोन लगाता हूँ। उसने अशोक को फ़ोन लगा दिया और बताया कि बाबूजी गांव से आए हुए हैं और तुम्हारे घर जाना चाहते हैं। फ़ोन स्पीकर पर था और आवाज़ बाहर तक आ रही थी। यह बात सुनते ही अशोक की पत्नी रेखा भड़क गई थी। अरे भाई साहब, ऐसे कैसे? कल तो हमें कहीं बाहर जाना है और बाबूजी तो आपके यहाँ पहले आए हैं, तो आप रखिए। इधर से कामिनी ने भी कहा, रेखा हम बड़े हैं और हर बार हमें ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तुम भी कभी कुछ किया करो। इस बार बाबूजी को रख लो, हमें कुछ नहीं पता, हम कल भेज देंगे। दोनों भाइयों में इस बात पर बहस हुई और फ़ोन कट गया। शांताराम जी ने यह सुनकर कानों पर हाथ ही रख लिया था। अपने बेटों के शब्द सुनकर उनके आंसू बहने लगे थे। अरे अब क्या मैं अपने ही बच्चों पर ही बोझ बन गया। मेरे बच्चे मेरे साथ फॉर्मेलिटी निभाने लगे हैं। मैंने तो सोचा था कि शहर में बेटा सेवा करेगा, गांव में तो अच्छे खाने के लिए तरस जाता हूँ। कम से कम यहाँ तो बहू कुछ दिन अच्छा बना कर खिलाएगी। मैं ही बेकार लालच में चला आया। उम्र ही तो काटनी थी, इससे तो अच्छा वहीं रह लेता। शांताराम जी को रात बहुत भारी लगने लगी। आंखों से नींद दूर चली गई। करवटें लेते हुए सारी रात बीत गई और बेटे बहू की सारी बातें कानों में रह रह कर गूंजती रही। अगली सुबह 5 बजे उठकर नहा धो लिए, अपना सामान बांध कर बैठ गए और आलोक के उठने का इंतजार करने लगे। 6:30 बजे आलोक जैसे ही उठकर आया तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे गांव में कुछ काम आ गया है, मैं जा रहा हूँ। कहकर उन्होंने अपना थैला उठा लिया। अंदर से कामिनी भी आ गई और उन्हें जाते देखकर खुश हो गई। वो बाहर निकलते चले गए। आलोक जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ बाहर आया और उन्हें 1000 रुपये पकड़ाने लगा। शांताराम जी बोले, बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम रखो। लेकिन आलोक ने उनका हाथ पकड़कर
उस पर रख कर कहा, अरे बाबूजी, आप अचानक जा रहे हैं, रात को भी नहीं बताया। मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, आप ये रख लीजिए, रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी तो काम आएंगे। शांताराम जी ने खामोशी से नोट अपनी जेब में रख लिया और चल दिए। पूरे रास्ते वो यही सब सोचते रहे। मेरे बेटे ने मुझसे यूं ही आने को कहा और मैं समझ ना सका। बेटे को बुढ़ापे का सहारा होते हैं ना, शायद मेरी किस्मत में ये सहारा ही नहीं है। उन्हें अपनी बेटी से ना मिलकर जाने का भी दुख हो रहा था, मगर उसके ससुराल में जाते हुए भी डर लगता था। दामाद को किसी का आना पसंद ही न था। वो गांव पहुंच गए और अपने खेती के कामों में लगकर पहले जैसे अपना समय काटने लगे, लेकिन इस दुख ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। खाना पीना कम होने लगा, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगी। किसी ने सच ही कहा है कि चिंता चिंतन समान होती है। इतनी चिंता और दुख उनका शरीर झेल ना पाया और वो बिस्तर पर पड़ गए। बोलने की हिम्मत भी खत्म हो रही थी। एक दिन सरपंच जी ने कहा, शांताराम, बेटे का नंबर दे दो तो उन्हें बुला दे, वो भी तुमसे मिल ले। शांताराम जी ने आलोक का नंबर दे दिया और जैसे ही आलोक को सरपंच जी ने फ़ोन करके कहा, अरे बेटा आलोक, तुम जल्दी से गांव आ जाओ, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस समझो कि अंतिम सांस चल रही है, आकर मिल लो और भाई बहन को भी लेकर आना। शांताराम जी बार बार तुम सबको याद कर रहे हैं। कामनी ने कहा, चलो अब हमें ज़मीन मिल जाएगी। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ कि 2 गन्ने के खेत आप ले लेना और 1 खेत और घर अशोक को दे देना। सासू माँ की ज्वेलरी मैं किसी को ना दूंगी, वो मेरी है, मुझे आते ही पहनाई थी उन्होंने। आलोक ने कहा, अरे कामिनी, पहले चल कर देखते हैं। दोनों अगले दिन ही निकल गए। जैसे ही वो गांव आए, वो बहुएं जोर जोर से छाती पीट कर रोने लगी। अब भी उन्होंने प्रीति को कुछ न बताया। शांताराम, अरे शांताराम, क्या सोच रहे हो? देखो तुम्हारी बेटी आई है। आकर सरपंच जी ने जैसे ही उन्हें झिंझोड़ा तो वो झटके से उन्होंने आंखें खोली। दोनों आंखों में आंसू एक तरफ लुढ़कने लगे। उनकी बेटी प्रीति अपने बाबूजी की ये हालत देखकर जोर से रो पड़ी। वो बोली, बाबूजी, मैंने तो भैया से भी कहा था कि मुझे गांव जाना है, मगर उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया। कहा कि आप कहीं बाहर तीर्थ पर गए हैं, 1 महीने में आएंगे। मैं तो पहले ही आ रही थी। बाबूजी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे आपकी सेवा करने का मौका ना मिला। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं रहूँगी और आपको सेवा करके ठीक कर दूँगी। शांताराम जी बेटी के चेहरे को एकटक देखते रहे। धीरे धीरे प्रीति की आवाज़ उसके कानों से दूर होने लगी। उन्हें पलके ना झपकाते देखकर जब प्रीति ने हिलाया तो गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। यह देखते ही वो उनके सीने पर सिर रखकर जोर जोर से रो रही थी। तभी पीछे से आलोक और अशोक अपनी पत्नियों के साथ आ गए। सभी लोग रोने का दिखावा एक दूसरे से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे थे। प्रीति ने अभी अपनी भाभी से कुछ नहीं कहा और अपने बाबूजी के सिर को बैठी हुई सहलाती रही। दोनों भाभियां अलमारी की चाबियां धीरे धीरे इधर उधर ढूंढती रही और फिर उन्हें सारी चाबियां मिल ही गई। जल्दी जल्दी सारे क्रियाक्रम किए गए और शांताराम जी को विदा कर दिया गया। अपने गांव के घर में सभी बैठे शोक मनाते रहे। प्रीति पिता को याद करते कब सोई पता न चला। दोनों भाई और उनकी पत्नियां इसी के इंतजार में थे। उन्होंने प्रीति के सोते ही पीछे वाले कमरे का ताला खोला और उसके बाद इस उम्मीद से अलमारी खोली
कि उसमें बाबूजी का इकट्ठा किया हुआ ढेर सारा धन मिलेगा, खूब सारा सोना और नोटों के बंडल मिलेंगे, लेकिन अलमारी में कुछ करने कपड़ों के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कामिनी बोली, अरे जेवर कहाँ गए? सास के कितने सारे जेवर थे, कहाँ चले गए? रेखा कपड़े रखे देखकर बोली, बाबूजी इन फटे पुराने कपड़ों में ताला लगा कर रखते थे। खूब तलाशने पर एक कागज मिला, जिसे आलोक ने ऐसे ही समझकर नीचे फेंक दिया। कामिनी ने धीरे से कहा, अरे संदूक भी तो है, देखो उधर रखा है, चलो उसमें देखते हैं। दोनों भाई जल्दी से आगे बढ़े और संदूक में एक एक करके सारी चाबियां लगाकर देखने लगे। अंत में एक चाबी हाथ लगी और ताला खुल गया। इतनी खटर पटर की आवाज़ से प्रीति की आंख खुल गई थी। उसने इधर उधर देखा तो लगा कि यह आवाज़ तो अंदर के कमरे से आ रही है। वो उठकर उधर आने लगी। उधर अंदर दोनों भाई ने जैसे ही संदूक खोला तो देखकर आंखें फटी रह गई। हमें शांताराम जी के तीनों बच्चों के छोटे छोटे बचपन के कपड़े रखे थे। उनकी माँ की तस्वीर भी एक अखबार में लिपटी हुई रखी थी। पीछे से प्रीति आई और देखकर बोली, भैया इतनी देर रात आप लोग क्या कर रहे हैं? सब इसके अचानक आने से हड़बड़ा गए। तो आलोक ने कहा, अरे प्रीति, दिन में तो आने जाने वाले लगे रहते हैं तो अच्छा ना लगेगा। हमें लगा बाबूजी कुछ कीमती सामान चोरी ना हो जाए, तो बस देख रहे थे कि बाबूजी इसमें क्या क्या रखते थे। प्रीति की नज़र संदूक में रखे कपड़ों पर पड़ी तो उसने झट से उठा लिया और रोते हुए बोली, भैया देखो बाबूजी ने हमारी यादें कितने प्यार से रखी हुई थी, और ये देखो ना ये तस्वीर। वो ये करके चीज़ें उठा रही थी और कामिनी और रेखा दिल में डर रही थी कि कहीं कुछ इसके हाथ न लग गया तो ये ले जाएगी, मगर कोई भी ऐसा कीमती सामान अब तक नहीं निकला था। संदूक में सबसे नीचे एक कागज़ निकला, जिसे आलोक ने उठकर देखा तो वो एक स्टाम्प पेपर था। सब देखने लगे, मगर प्रीति की नज़र ज़मीन पर पड़ी उस कागज़ पर गई जिसे आलोक ने फेंक दिया था। उसने वो कागज़ उठाकर उसे खोलकर देखा तो उसमें 1000 का नोट था। उसने कागज़ को खोला तो देखा कि कुछ लिखा हुआ था। बाबूजी की लिखाई देखकर वो पढ़ने लगी, बेटा यह 1000 का नोट तुमने मुझे दिया था, लेकिन उस दिन मैंने ये जिसे भी दिया उसने इसको नकली बताया, तो मैंने तुम्हारी याद के तौर पर संभाल कर रख लिया था। बेटा मन तो चाहता था कि तुम सबके साथ रहूं और पोते पोतियों संग खेलूं, मगर बहू को मेरा शहर आना पसंद ही ना आया। उस दिन रात को सब सुन लिया था, इसीलिए सुबह ही निकल आया। प्रीति से मिलने की इच्छा बहुत थी, मगर उससे भी ना मिल पाया। मेरी बेटी होती तो मेरी सेवा करती, बस यही सोचकर अंतिम सांसें अटकी है कि काश वो एक बार मिलने आ जाए। प्रीति ये चिट्ठी पढ़कर फफक पड़ी। उसे याद आया कि कैसे उसके बाबूजी उसे देखते ही चल बसे थे। इधर आलोक के हाथ में जो कागज़ था उसमें साफ साफ लिखा था कि यह गांव का घर अब प्रीति का है और खेत की ज़मीन पर एक आश्रम बना दिया जाए, जिससे गांव के बेसहारा लोग आश्रम में अच्छे से रह सकें, जिसे सरपंच जी चलाएंगे। अपनी जमा पूंजी आश्रम के नाम पर छोड़कर जा रहा हूँ, जो सरपंच जी के पास रखवा दी है। सब के सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। प्रीति ने कहा, भाभी अब समझ आया कि उस दिन आप इतने प्यार से मुझे घर क्यों बुला रही थी। अच्छा हुआ जो मैं नहीं आई। आपने मुझे यहाँ इसीलिए ना आने दिया कि कहीं बाबूजी सब मेरे नाम पर ना कर जाए। आपने मुझसे झूठ बोला कि वो गांव में नहीं है। अरे बता देती तो मैं आकर उनकी सेवा कर लेती,
तो मेरे बाबूजी ठीक हो जाते। लानत है तुम जैसे भाइयों पर। तुम इतनी रात में यहाँ बाबूजी की जमा पूंजी और जायदाद के कागज बटोरने आए थे। धिकार है तुम जैसे बेटों पर। तुम कुछ दिन पहले भी बाबूजी को बिस्तर पर पड़ा छोड़कर शहर चले गए और मुझे बताया तक नहीं कि बाबूजी इतने बीमार हैं। अरे डूब मरो तुम सब कहीं जाकर। प्रीति फफक कर रोप रही थी। सब के सब कभी उसका चेहरा देखते तो कभी उस कागज पर लिखे वसीयतनामे को। उनके हाथ इतने प्रपंच करने के बाद कुछ न लगा था। पिताजी घर बेटी को दे गए थे और अब आलोक बार बार उस 1000 के नकली नोट को देख रहा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।